यानी इतने एक्सट्रीम पे चले गए एक दूसरे के खिलाफ। और आज भी मैं समझता हूँ कि सारी नूरा कुश्ती, ये सारी जमातें इलेक्शंस के बाद इकट्ठी होकर वही PDM 2 बन जाएगा जैसे कि PDM 1 था पहले। किसी को महंगाई की अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लो और बच जाओ, वरना कोई एक और रौनवार खड़ा होकर अंदर की बातें जो है वो बतानी शुरू कर देगा, तो फिर वो उसको रिपीट भी नहीं हम करने दिया। और खैर सोशल मीडिया आजकल है जो कि बहुत चल रहा है। दूसरी बात ये कि जो ये दूरियां हैं इनको हमने नज़दीकियों में तब्दील करना है, पाकिस्तान को उसके नज़रियाती डगर पे डालना है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, जिस मिशन के लिए पाकिस्तान बना था कि हम इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाएंगे, इस्लाम के नाम पे ये चलेगा और इस्लाम ही हमारा महवर होगा, दीन हमारा महवर होगा इस मुल्क। और अल्लाह के फजल करम से कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इस तरह लेकर चलें। फिर मसाइल जो है उनको हमने उसका जो है वो तदारुक करने के बारे में सोचने के बजाय, कश्मीर के मसले को सामने लाने के बजाय, फ़लस्तीन के बारे में बात करने के बजाय, यानी हमें इतना उलझा दिया कि एक न्यूक्लियर मुल्क होने के साथ साथ हमें यही मुश्किल पड़ी हुई है कि हमारे अपने ही सिक्योरिटी के मामला ऐसे कर दिए कि रोज़ाना हमारी लाशें जो हैं बॉर्डर से हम उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर लेकर आते हैं। और ये बड़े एक दुख की बात है जो मैं कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोसियों के साथ पहले हमारा एक ईस्टर्न बॉर्डर होता था, एक वेस्टर्न बॉर्डर होता था, एक मशरकी बॉर्डर होता था हिंदुस्तान के साथ, एक मगरबी होता था अफ़गानिस्तान के साथ। एक बॉर्डर पे हमें बहुत 3 जंगें हमने लड़ी, लेकिन ज़्यादा शहादतें कहाँ हुई? दूसरे बॉर्डर से जहाँ पर अमन अमान होना चाहिए। तो इसलिए कराची में आया हूँ क्योंकि कराची पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान ही पाकिस्तान की इकॉनमी को लाकर खड़ा कर सकता है क्योंकि ये हमारा पोर्ट है ये। और कराची ही जो है वो अगर अमन हो कराची के अंदर तो पूरे मुल्क के अंदर अमन होता है। तो आज मैंने कुछ जमातों के साथ यहाँ से मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ तो हमारा इत्तेहाद हो चुका है। आज मैं कुछ और जमातों के साथ रिक्वेस्ट करूँगा जाकर, कुछ से वैसे ही मिलूँगा। GDA के साथ मेरी मुलाकात है, इसके बाद पीर साहब सिबगतुल्ला राशदी नहीं अपना यूनुस साईं के साथ, और फिर उसके बाद पीर पगाड़ा साहब अगर यहाँ मौजूद हुए तो उनके साथ। वो यूनुस साईं कह कर नाम ही भूल जाता हूँ मैं, सदरुद्दीन राशदी साहब। सदरुद्दीन तो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे। मेरे वालिद के पीर साहब पगाड़ा के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात है। अब ये सेकंड जनरेशन को शिफ्ट हो रहे हैं, उसी मोहब्बत के साथ, उसी चाहत के साथ, उसी लगाव के साथ हमने हमेशा एक दूसरे से मुलाकात की है और उसी को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। MKM वालों से भी रिक्वेस्ट की हुई है, उनसे भी बाद में मुलाकात होगी। और ANP वालों से भी हमने रिक्वेस्ट की है, शाही सैयद साहब से, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, ताकि हम ये देखें कि किस तरह से हमने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए हमने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आगे कैसे चलें, बजाय दस्तों गिरबान होने के। एक मरतबा ज़रा थोड़ी सी जप्फी डाल के देखें। मैं बस जप्फी तक ही रहें तो वही बहुत अच्छा है, अगली बात नहीं करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो तमाम जमातें थी उसमें बनी थी, जिसमें जमात इस्लामी तमाम थी, इसी तरह की ये जमात MMA की बात करें आप, MMA जो बनी थी, सॉरी, तो MMA बनी थी इसी इलेक्शन इसी तरह की, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हो गई थी, सुन कर लिए। तो ये कौमी में उसकी पार्टियां भी आएंगी और कराची की आवाम ने बड़े दुख देखे हैं। अब वो नारों पे यकीन नहीं करेंगे, नौजवान वोट कहते कि नहीं देंगे क्योंकि कराची का जो मसला है वो हल कोई भी नहीं कराता। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वोट देना ही बंद कर दें तो कम से कम सियासतदानों को थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी। अगर एक दफ़ा कहना, हमारा 90 में जब 88 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहते थे कि बिजली दो वोट ले लो, तो लोगों ने फिर बिजलियां देनी शुरू कर दी। फिर कहा गैस दो तो वोट ले लो। तो यहाँ कहे कि हमारा हक दो तो वोट ले लो। हर जगह पे उनका हक मिलना चाहिए। अब आपको खुद नहीं पता कि आप कौन से वाले इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, PDM की कर रहे हैं, MMA की कर रहे हैं जी, कि पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं या किसी। हाँ, MMA तो बहुत अच्छा इत्तेहाद था, उसने हुकूमत की है 5 साल इस मुल्क के अंदर, अपोजिशन में बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में जो था, काजी हुसैन अहमद थे। जमात इस्लामी के साथ भी हमने कुछ दोस्तों को भेजा था। मैं कोशिश करूँगा कि सिराजुल हक साहब से भी एक मीटिंग हो जाए क्योंकि वो भी अच्छे नज़रियाती जमात है।
आप ये कह रहे हैं इस वक्त जो है वो कौम को एक कौमी यकजहती और इतिहाद की जरूरत है, लेकिन एक पार्टी मुल्क में ऐसी भी है जो कि हम देखते रहते हैं कि नौजवानों में भी बहुत ही मकबूल है, और आप भी गए उनसे मुलाकात भी की, उनके सरबराह से जो इस वक्त उनके बानी जेल में मौजूद है, तो क्या समझते हैं कि कौमी यकजहती के लिए उस पार्टी से बात नहीं करेंगे ताकि उनको भी लेके चले और वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बजाय जो है वो आए और मुल्क के लिए जो है वो आपके साथ सबसे मैंने तो कहा ही नहीं किसी को, मैंने कहा कि इसको एक्सक्लूड कर दो, जो गलतियां हुई हैं उसकी। पीटीआई का आपने मैंने कहा सबके साथ, अगर आप कहते हैं मैं नाम लूं तो नाम भी ले देता हूं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमने काम किया है, उनके साथ हमने इलेक्टोरल अलायंस किया था, सबके साथ बात होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे किसके साथ नहीं होनी चाहिए। और जो जिसने जो गलती की है, मैं नहीं कहता कि अक्रॉस द बोर्ड सब ने गलती की है, लेकिन जिसने जो गलती की है उसको उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसका अजाला भी करना चाहिए, और सबको मिलकर चलना चाहिए। और सबको, आजकल एक नया लफ्ज़ निकला है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और आज अभी मैं जहाज़ से उतरा हूँ तो पहली खबर मुझे मिली कि बल्ला भी बहाल हो गया, तो इसका मतलब अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं शायद। मेरा नाम है, इधर देख लीजिएगा, सवाल ले लीजिएगा मेरा। सच न्यूज से मेरा ताल्लुक है। सवाल ये है कि गलतियां सिर्फ सियासतदान ही कबूल करें कि उन्होंने गलतियां करी हैं, या दूसरी तरफ भी लोगों को अपनी गलतियां कबूल करनी चाहिए। और आप सियासी बसीरत रखते हैं, जाहिर बात है, नजर है आपकी 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और सारे $1 मिलियन क्वेश्चन है आपके। अगर ये मुझे हर बंदा यही पूछता है, अभी जहाज़ में मैं बैठा हुआ था, इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, मैं कहा भाई इलेक्शन कमिश्नर जब रिज़ाइन करे तो फिर मुझे वो बना दें आप इलेक्शन कमिश्नर, शायद मैं बता सकूं। मेरा ख्याल है भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और जब चीफ जस्टिस ने कहा पत्थर पे लकीर है, तो हम समझते हैं कि पत्थर पे लकीर है। दूसरा उसने कहा कि भाई प्रेस के सामने खड़े होकर कोई अगर 8 फरवरी की बात करेगा तो मैं उस पर कंटेम्प्ट में ले आऊँगा। आपने कहा ना, तो ये आपने सवाल पूछा है, मैंने नहीं पूछा, सारे गवाह है ना भाई। कल को अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाया हो तो आपका क्या नाम है? हाँ, मंजर रिजवी साहब को हम कहेंगे कि भाई आप पेश हो वहाँ जाके, क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ अपनी बेगम से इस बारे में बात कर सकते हैं। हमारी तो बेगम भी तैयार नहीं है ये बात सुनने के लिए। तो जिन्होंने करारदाद पास करवाई तो फिर उनको भी बुलवा लें चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने करारदाद पास करवाई है तो फिर उनको भी बुलवा लें। वो तो उनको चाहिए सबको बुलवाएं। लेकिन देखें ये चीज़ें जो है, इस पर इस तरह जिद में नहीं आना चाहिए, किसी चीज़ में जिद नहीं होनी चाहिए। खुले दिल के साथ बैठकर, मैं ये आपको बताऊं कि जितनी पोलराइजेशन है, मुझे ये इलेक्शंस होते हुए तो नज़र आ रहे हैं 8 फरवरी को, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेल मुंडे चढ़ती होती है, क्या कहते हैं उसको, मंडेर चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। क्यों? कि जब तक ये पोलराइजेशन नहीं ख़त्म होगी। मैंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते रहो, पीडीएम में इकट्ठे होते रहो, बगैर मैनिफेस्टो के, बगैर विजन के एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान बना लो, सब इकट्ठे होकर बैठ जाओ। आपने कहा कि सिर्फ सियासतदानों की गलतियां, मैं कहता हूँ कि हर किसी को अपनी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, क्यों ना करें। सर, एक नई पार्टी के साथ एक नया इतिहाद, आप क्या समझ रहे हैं कितना कामयाब होगा ये इतिहाद? कौन सी नई पार्टी? मरकजी मुस्लिम लीग, आपका जो मरकजी मुस्लिम लीग, ये बड़ी पुरानी पार्टी है मरकजी मुस्लिम लीग, नई पार्टी तो नहीं भाई। यहाँ तो बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, 35 साल तो मुझे हो गए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर, तो लोग अभी भी अगर आप पूछेंगे नई पार्टियां तो फिर अल्लाह ही रहम करे यार। मेरा सवाल ये, आपने जिक्र किया कि बैरून से दौलत वापस लाई जाए। अफगान जिहाद के वक्त आज दुनिया भर में हुआ है, तो हुमायूं अख्तर साहब के $1 मिलियन वहाँ पर थे, और दीगर हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों के, जनरलों के, सबके कारोबारी शख्सियात हैं, क्या उनका पैसा वापस कब आएगा? दूसरा, परवेज मुशर्रफ को बाद मौत दोबारा सजाए मौत बहाल की गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान में यही तो खराबी है कि जब कोई बैठा होता है कुर्सी पे तो सब सलाम करते हैं, जिस दिन उतर जाता है तो गिरबान पकड़ लेते हैं। यही हमारी कमज़ोरी है कि जब हम किसी की इज़्ज़त अपने लोगों की नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया हमारी क्या इज़्ज़त करेगी। मज़ा तो फिर आना था कि उनके होते हुए कोई सजाए मौत देता, जब कुर्सी पे बैठे होते तो बात करता। बाद में बातें करने की क्या ज़रूरत है कि जी वो 40 साल के बाद अब कहें जी फ़लाँ को निकालो और ये करो और वो करो। ये सब ढकोसले हैं, डाइवर्जन्स हैं, असली हकायक से जो है वो मुंह छुपाने वाली बात है। और जिन जिन का जो आया, देखें सबसे बड़ी बात, अभी आपने एक नाम लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था नाम, उनका नाम कहीं आया पनामा के अंदर, या कहीं आपको ये साबित हुई बात? सुनी सुनाई बात है ना ये, कि अफगान जहाद के दौरान पैसे आए और ये हुआ, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। लोगों का ये
एक एक कहते हैं ना कि बयानिया, जो बयानिया बनाते बनाते सब ने मर गए, बयानिया बनाते बनाते, और सब ही रह गए बयानिया बनाते बनाते। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आप लोगों की वसातत से, आपने सवाल पूछा था, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक केस ऐसा हुआ है जिसमें कि सबसे बड़ी अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एनआरओ जो हुआ है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स को ब्लैंकेट एमनेस्टी दी गई, सुने गौर से ज़रा, उसको उन्होंने कहा ये वॉइड ऑफ इनिशिया। वॉइड ऑफ इनिशिया का मतलब कलअदम। मैं जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस से सवाल करता हूँ कि आप इतने पुराने पुराने केसेस उठा रहे हैं और उनको दोबारा से ज़िंदा कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब एक चीज़ को कलअदम करवाया गया और ये मालूम हो गया कि 60 मिलियन डॉलर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है, ये पता लग गया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज्वेलरी वहाँ के लॉकर्स में पड़ी हुई है, ये पता लग गया कि एक सरे महल ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, और उसके बाद वो कहा जी ये हमारा है और बिक भी गया। वो पैसे कहाँ गए? वो 60 मिलियन डॉलर कहाँ गए? जब एक चीज़ कलअदम करार दे दी गई तो उनको बुलाकर पूछें तो सही यार कि वो पैसा किधर गया जो पाकिस्तान का पैसा था, लूटा हुआ पैसा था या कमाया हुआ पैसा था या जैसा भी पैसा था। मैं नहीं कहता किसी पे इल्ज़ाम ऐसे में लगाऊं। तो जब हम यही नहीं कर सकते तो हम कैसी अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि एक चीज़ जो साबित हो चुकी है, एक चीज़ जो ओन हो चुकी है, एक चीज़ जो बिक चुकी है, एक चीज़ जो मिल चुकी है, और फिर हमारे क्या कहते हैं ऑनरेबल एम्बेसडर जनाब जो यूके में, वो एक गाड़ी के अंदर डब्बे के डब्बे कागजात के छुपा के ले जा रहे हैं और ले जाकर एम्बेसी में छुपा दिए और किसी ने उसके बाद बात ही नहीं की। तो आप जो ये बात करें तो फिर ये चीज़ें करें ना जो कि साबित हो चुकी हैं। सर ये बताइए, एजाज साहब ये बताएं कि आपने भी हाथ सुनाया इलेक्शन पे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक आम चीज ये है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो किसी स्पोर्ट के बगैर कोई भी नहीं जीतता। तो आपको किसकी सपोर्ट है और आप कितने सपोर्ट? सब मिल के दुआ करो यार कि कोई सपोर्ट मिल जाए हमें अल्लाह की तरफ से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, है जी। बस जिसको मिली होगी उन्हें पता होगा, हम भी कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। एजाज साहब ये बताइए, मिसाल जमहूरियत पे दो पार्टियों ने इत्तेहाद किया था, तो बिलावल वजीर आजम होंगे, नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी क्या होंगे? अमल दरामद होगा तो क्या इसको कहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, मतलब कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पता है वज़ीर आज़म कौन होगा। अब दो मुल्लों में मुर्गी हराम ना हो जाएगी, मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। किससे बनना है? बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए इतनी दुआएं कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं ना, ये हम। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह। चलिए बस टाइम हो ही गया। जी बहुत शुक्रिया जी। पानी पी रहे हैं। सबके घर की लोकेशन भेज दी बिल्कुल सबकी। हाँ हाँ नहीं लोकेशन वो डीएच वाले घर में। अच्छा डीएच हाँ 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 डीएच वाले घर में डीएच वाले घर में मैंने लोकेशन आपको भेज दी। चलिए बता दें इलाम का हाँ इसी पे डीएच वाले घर यूनुस